बहुत धन्यवाद नरेंद्र सिंह तोमर जी, केंद्रीय कृषि मंत्री। पिछले एक साल से हमारे देश में जो एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, उसके केंद्र में कहीं ना कहीं आप थे। आपने 3 कृषि कानून बनाए। आपने कहा कि इससे हम किसानों की दशा और दिशा बदल देंगे। नरेंद्र सिंह जी, आपने कहा कि हम भारतीय किसान को उसका वो अधिकार जो आज़ादी के बाद से आज तक नहीं मिला, वो देंगे और उसे मुख्य धारा में लाकर खड़ा कर देंगे। फिर ऐसा क्या हुआ कि आप बार बार कहते रहे कि किसानों के हक में, किसानों के अधिकार में, और वही तीनों कृषि कानून आप वापस ले लेते हैं। आखिर ये निर्णय क्यों हुआ वापस लेने का? सईद भाई, कभी कभी निर्णय व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर देश को सामने रखकर जवाबदेही स्वीकार करते हुए लेना जरूरी होते हैं। कृषि सुधार कानून भारत सरकार किसानों की भलाई के लिए लाई थी। सारा देश इस बात का साक्षी है कि किसी कानून के अंतर्गत अगर कृषि उत्पादन पर टैक्स खत्म हो जाए तो इस कानून में क्या बुराई हो सकती है। दूसरा, ऐसा कानून जिसको मानने के लिए किसी को बाध्य न होना पड़े, वैकल्पिक हो, तो उस पर किसी को क्या शिकायत हो सकती है। तीसरा, उदारीकरण के इस युग में हर उत्पादक अपना उत्पादन मनचाहे स्थान पर, मनचाहे दाम पर, बिना किसी बंदिश के बेचने के लिए स्वतंत्र है, तो अकेले किसान पर ही मंडी में बेचने की बंदिश 70 साल तक क्यों है। इन सब बंधनों से मुक्त करके किसान खुले बाजार में मनचाही कीमत पर किसी भी जगह के लिए अपना उत्पादन बेच सके, इस दृष्टि से सरकार ये कानून लेकर आई थी। और साथ ही सरकार की मंशा थी कि किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो और बुआई के समय ही किसान की कीमत का कांटेक्ट हो जाए। बुआई के समय अगर कीमत तय हो जाए तो किसान को बहुत बेफिक्री होती है। प्राकृतिक प्रकोप आए तो जोखिम किसान के हक में न रहे, प्रोसेसर के हक में रहे। पूरे देश भर के किसानों के लिए एक कानून बन जाए जिसमें किसानों का संरक्षण हो, इस दृष्टि से सरकार कानून लाई थी और देश के अधिकांश भाग ने उसे स्वीकार भी किया। लेकिन देश का कुछ हिस्सा ऐसा था जिसने आपत्ति की, आंदोलन किया। सरकार ने अनेक बार चर्चा के दौरान अपनी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन मुझे दुख है कि हम इन कानूनों के लाभ आंदोलनकारी किसानों को समझा नहीं पाए। आज़ादी का अमृत महोत्सव का वर्ष है। प्रधानमंत्री जी की इच्छा है सबको साथ लेकर संकल्प पूरे करना है, नए भारत के लिए संकल्प लेना है। ऐसे किसी भी कोने में अगर असहमति पड़ी हो तो उस असहमति को समाप्त करना, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर इन कानूनों को वापस लेने का फैसला किया। और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक बड़प्पन दिखाया वो निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। लेकिन ठीक है, बड़प्पन दिखाया, कानून वापस ले लिया, लेकिन नरेंद्र सिंह जी टिकैत तो अड़ गए। वो तो बैठे हुए हैं। अब आपको लग रहा है कि गलती हो गई, ये फैसला हमारा गलत हो गया? मैं समझता हूँ सईद भाई, फैसला बिल्कुल भी गलत नहीं है। कुल मिला के प्रधानमंत्री जी ने बड़प्पन का परिचय देते हुए जो दृष्टिकोण अपनाया है वह देश भर में उसकी प्रशंसा हो रही है, स्वागत हो रहा है। और मुझे लगता है
कि जो आंदोलनकारी किसान हैं वह भी इस दृष्टि से विचार कर रहे हैं कि प्रमुख रूप से जिस मांग को लेकर आंदोलन की शुरुआत हुई थी, अगर वो मांग मन गई है तो हमको अपने आंदोलन के निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है इस प्रकार की चर्चा उन लोगों के बीच में भी चल रही होगी। ऐसा कौन सा कारण आपको नज़र आता है कि आप समझा नहीं पाए? कौन सी वो बात है, और क्या किसी पक्ष की तरफ से कोई हठधर्मी नजर आई जिसके कारण आप समझा नहीं पाए? देखिए सईद भाई, मैं सरकार का प्रतिनिधि हूँ, मेरी बहुत सारी मर्यादाएं हैं, इसलिए सरकार को अपनी बात रखते समय हमेशा मर्यादा का पालन करना ये सरकार की बाध्यता होती है। लेकिन मैं यही मानता हूँ कि कुल मिला के कोशिश करने के बावजूद भी हम लाभ समझा नहीं पाए। इसके कारण निश्चित रूप से जो तकलीफ़ है वो हमको भी है, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों से माफ़ी भी मांगी है। महेंद्र सिंह टिकैत जी ये कहते हैं कि हमारा आंदोलन जो है वो एमएसपी पर है, हमारा आंदोलन जो है वो सीट बिल पर है। क्या आपको ऐसा तो नहीं लगता कि अब हम एमएसपी दे देंगे तो भी आंदोलन जारी रहेगा, सीट बिल ले आएंगे तो भी आंदोलन जारी रहेगा? कहीं ना कहीं डर लग रहा है आपको अब? और क्या आज आप हमारे इस मंच से कह सकते हैं कि आप एमएसपी देने जा रहे हैं किसानों को? सईद भाई, दरअसल क्या है, जब ये आंदोलन आरंभ हुआ तो 3 कानून को रिपील करने के विषय को लेकर आंदोलन शुरू हुआ। फिर इसमें कुछ लोग अपना थोड़ा थोड़ा एमएसपी की भी बात करते रहे। हम उस समय भी उनकी भावनाओं को समझकर एमएसपी पर चर्चा करने के लिए समिति बनाने का सोच रहे थे। इन लोगों से बातचीत भी हुई थी, और प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में भी राज्यसभा में भी मैंने स्वयं ने अपने जवाब के समय पूरे देश को आश्वस्त किया कि एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। दूसरा, मैं आपके माध्यम से देशवासियों को और किसानों को कहना चाहता हूं कि स्वामीनाथन साहब ने एमएसपी को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करने की रिकमेंडेशन 2006 में यूपीए सरकार को दी थी। जो लोग आज एमएसपी लीगल करने की बात करते हैं, कांग्रेस के मित्र, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उस समय उन्होंने ये उनका रिकमेंडेशन क्यों लागू नहीं किया। हमारे मन में किसी भी प्रकार का अगर इस मामले में नियत में खोट होता तो प्रधानमंत्री जी एमएसपी को 1.5 गुना घोषित करना क्यों शुरू करते। अब एमएसपी लागत पर 50% मुनाफा लगाकर घोषित की जाती है। एमएसपी पर खरीद को भी दोगुना किया गया है। पहले गेहूं और धान की खरीद होती थी, अब मोदी जी के नेतृत्व में दलहन, तिलहन और कपास की भी खरीद हो रही है। और एमएसपी परिमार्जित हो, एमएसपी और प्रभावी हो, एमएसपी की प्रक्रिया और पारदर्शी हो, इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने जब कानून को रिपील करने की बात कही, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश में जीरो बजट खेती, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और एमएसपी को और प्रभावी और पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर एक समिति बनाई जाएगी। उस समिति में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी, वैज्ञानिक, कृषि अर्थशास्त्री और आंदोलनरत किसानों के प्रतिनिधि भी रहेंगे। तो मैं समझता हूँ अब कमेटी बन जाने की बात प्रधानमंत्री जी ने कह दी है, तो निश्चित रूप से कमेटी में आके अपने विषय को रखना चाहिए, विचार करना चाहिए, विषय को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, स्वामीनाथन आयोग का आपने यहाँ पर उल्लेख किया तोमर जी, लेकिन अगर कांग्रेस ने नहीं लागू किया तो हम भी नहीं करेंगे, इस पर आगे करेंगे। इसके साथ साथ आप ये भी बताइए कि आरोप आप पे ये भी लग रहे हैं कि ये तीनों कृषि कानून आपने इसलिए वापस ले लिए क्योंकि चुनाव नज़र आ रहे हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य है, महत्वपूर्ण राज्य है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी नुकसान हो सकता है, तो चलो वापस ले लो भाई, थोड़ा बहुत नुकसान जो हो रहा है उसे बचा लो। नहीं सईद भाई, मैंने एमएसपी के मामले में या स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन के मामले में ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने लागू नहीं किया
तो हम नहीं करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि स्वामीनाथन साहब ने 201 रिकमेंडेशन की थी। 201 में से 200 रिकमेंडेशन पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार काम कर रही है। और एमएसपी जो उनकी रिकमेंडेशन थी कि लागत पर 50% मुनाफा जोड़ के घोषित की जानी चाहिए, वो हमने लागू कर दिया। और साल में खरीफ और रबी की 2 बार इसी प्रक्रिया के अनुसार एमएसपी घोषित की जाती है। जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के विचार से एक लंबे कालखंड से जुड़ा हुआ हूँ और कार्यकर्ता के रूप में मुझे लगभग 41 साल तो अब होने जा रहे हैं। मैं यह मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए देश पहले है, पार्टी और चुनाव बाद में है। हम लोग वोट के आधार पर कभी भी कोई फैसला नहीं लेते हैं। जो फैसला होता है वो देश और समाज के हित में ही होता है। ऐसी ही परंपरा भाजपा की रही है और भाजपा के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब ये निर्णय किया गया तो इसका वोट से और चुनाव से कोई वास्ता नहीं है। देश के व्यापक हित और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर यह निर्णय किया गया। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप ही के साथी, आप ही के मंत्री और वरिष्ठ पदों पर बैठे बीजेपी के नेता आपकी इस मुहिम को ठेस पहुंचा रहे हैं? तीनों कृषि कानून आपने वापस ले लिए। कुछ नेता ऐसे हैं जो कहते हैं कि ले लिया तो क्या हुआ, हम फिर ले आएंगे। और ये एक बहुत बड़ा डर आप किसानों के मन में पैदा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर? मैं समझता हूँ इस बात में कोई दम नहीं है। और इस लेकिन प्रकार कहा तो है ना, इस प्रकार कलराज मिश्र जी ने कहा है, साक्षी महाराज खुल के कह रहे हैं। इस प्रकार के बयान से सभी ने बचना चाहिए। आप सहमत नहीं हैं इनसे? मैंने कहा ना कि इस प्रकार के बयान अनावश्यक है। कैसे अब आगे, क्योंकि सीड बिल का मामला भी है, एमएसपी आप बोल रहे हैं कि साहब हमने कर ही दिया है, उसके बाद भी टिकैत साहब बार बार कहते हैं कि एमएसपी पर आप लिखित हमें आश्वासन दीजिए, एमएसपी घोषित कीजिए। और सीड बिल पे क्लैरिटी नहीं है किसी को भी, कहाँ से किसान बीज खरीदे, किसके पास जाए, संसद में कब बिल आएगा नहीं आएगा, कन्फ्यूजन बहुत है। देखिए, संसद में कोई भी चीज़ आती है तो वो सार्वजनिक ही होती है। और अभी सीड बिल आया ही नहीं है, तो जब सीड बिल आया ही नहीं है तो उसके बारे में चर्चा का कोई सवाल ही नहीं है। जब बिल आएगा तो निश्चित रूप से चर्चाएं जो संबंधित लोग हैं उनसे की जाती रही हैं और आगे भी की जाती रहेंगी। किसानों से आज क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से किसान भाइयों और बहनों को कहना चाहता हूं कि जो कानून आपकी भलाई के लिए बनाए गए थे, वो कानून प्रधानमंत्री जी ने देश हित को ध्यान में रखकर वापस लिए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान और कृषक दोनों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, उनके हितों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 7 वर्ष के शासन में उन्होंने अनेक ऐसी योजनाएं आरंभ की हैं जिनका लाभ देश भर में किसानों को मिल रहा है। और आंदोलनकारी किसान भाइयों और बहनों को मैं कहना चाहता हूं, चूँकि आप कानून रिपील करने की बात कर रहे थे, कानून रिपील करने की घोषणा भी प्रधानमंत्री ने की और अब संसद ने भी कानूनों को रिपील कर दिया है। एमएसपी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जीरो बजट खेती जैसे विषयों को लेकर समिति बन गई है। अब आप सब अपने आंदोलन को समाप्त करके और निश्चित रूप से निश्चित फोरम पर आएं, जिससे व्यापक विचार विमर्श के बाद किसानों के हित की तरफ हम सब लोग मिलकर बढ़ सकें। आप अपील तो कर रहे हैं किसानों से, अच्छी बात है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा की कल एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है तोमर जी, और उसमें बहुत सारे ऐसे गुट हैं जो आपके समर्थन में आ गए हैं। आरोप आप पर सीधे सीधे लग रहा है कि अब आप किसानों में फूट डाल रहे हैं और आप साजिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार को फूट डालने की न तो कोई ज़रूरत है, ना ही सरकार की ऐसी कभी मंशा रही है। लेकिन कुनवा कोई भी हो,
उसमें सोचने की शक्ति होती है, ईश्वर ने उनको भी बुद्धि दी होती है, तो लोग अपने अपने बुद्धि से अपने अपने दृष्टि से विचार करते हैं। लोकतंत्र में कोई किसी को रोक तो सकता नहीं है। मुझे लगता है कि इस दिशा में किसान भी भिन्न भिन्न तरीके से विचार कर रहे होंगे। केंद्र की राजनीति के साथ साथ मध्य प्रदेश की राजनीति में आपका बहुत ज़बरदस्त दखल रहा है। आपके नेतृत्व में वहाँ पर 2 बार बीजेपी की सरकार भी बनी है। ऐसा क्यों होता है तोमर जी कि गाहे बगाहे मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट होने लगती है? देखिए, दरअसल मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन जैसी कोई बात है नहीं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, बहुत अनुभवी हैं, ऊर्जावान हैं, सक्रिय हैं, मेरे मित्र भी हैं, और वो अपनी भूमिका का बहुत अच्छे से निर्वाह कर रहे हैं। आप सब लोग ही कभी कभी हिलाने की बात कर देते हो तो चर्चा चल जाती है, लेकिन वैसी ऐसी कोई चर्चा अस्तित्व में है नहीं। देश के विभिन्न राज्यों में तोमर जी जो उपचुनाव हुए, बीजेपी को नुकसान हुआ। आप लोग चिंतित तो होंगे ही, लेकिन मध्य प्रदेश में लोकसभा भी जीत ली और 2 विधानसभा भी जीत ली। क्या आप इसे कह सकते हैं या कहते हैं कि ये शिवराज सिंह चौहान के लिए संजीवनी है? मैं समझता हूँ कि अभी कुछ ही दिन में जो बाई इलेक्शन देश भर में हुए, उन बाई इलेक्शन में अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी ही देश में जीती है। और मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा का चुनाव था, उसमें हम 1 विधानसभा को छोड़कर बाकी तीनों चुनाव हम जीत गए, जिसमें 2 सीटें कांग्रेस के पास थी, वो सीटें भी भारतीय जनता पार्टी ने छीनी हैं। और अभी आपने देखा होगा त्रिपुरा का चुनाव हुआ तो पूरा एक तरफा नगरीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली। तो मैं समझता हूँ कि ये सब जो समर्थन है, यह कार्यकर्ताओं के परिश्रम और जनता के आशीर्वाद और नेतृत्व की सक्रियता का ही परिणाम है। आखिरी सवाल है आपसे, किसानों से जुड़ा नहीं है, मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है और आपसे निजी तौर पर आपसे जुड़ा हुआ है। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए सईद भाई, मुझे तो नहीं मालूम, आपको मालूम हो तो आपने मुझे अलग से बताया नहीं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं कार्यकर्ता के रूप में जब से काम करना शुरू किया हूँ, तब से मुझे मेरे गुरुदेव ने यही सिखाया है कि पद ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जो काम अपने जुम्मे है उसको हम कितने ईमानदारी के साथ करते हैं, कितना उसको सफलता के सोपान तक पहुंचाते हैं, यही महत्वपूर्ण है। और मैं उन खुश नसीब कार्यकर्ताओं में से हूँ जिसको पार्षद से लेकर लोकतंत्र के चारों सदन में पार्टी ने भेजा। मैं पार्षद भी रहा, मैं विधायक भी रहा, मैं राज्यसभा में भी रहा, मैं लोकसभा में हूँ, मैं राज्य सरकार में मंत्री था, अब केंद्र सरकार में मंत्री हूँ। और पार्टी के तो स्थानीय समिति के अध्यक्ष से लेके प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तक के दायित्व तो मैंने निर्वहन किए। मेरी कोशिश यही रहती है कि जो काम अपने जुम्मे है वो ठीक से अपन निभा पाएँ, क्योंकि काम कोई भी छोटा नहीं होता, काम कोई भी बुरा नहीं होता। जिस काम को हम ठीक से करते हैं उसमें सफल हों, यही कोशिश होनी चाहिए और इसी दिशा में मैं काम करता रहता हूँ। एजेंडा आज तक में आने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर जी, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सहित, बहुत धन्यवाद।